स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। पॉलिटी का एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीपीएससी 2022 में, उस पर चर्चा करेंगे। यकीन मानिए यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको अगर वीडियो देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात है कि पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन इजी इन नेचर होते हैं। अगर उसको गलत किए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन, उसको गलत नहीं करना है। चलिए बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। पहला प्रियम्बल स्टार्ट नहीं किया था पहले लेक्चर में, अब दूसरे लेक्चर में प्रियम्बल के बारे में बता रहे हैं। प्रियम्बल हमारा जो उद्देश्य का है या प्रस्तावना है, वो संविधान का आत्मा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसके बारे में देखते हैं। जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल में हमारा एक तो स्रोत बताया गया है। क्या बताया गया है कि ये प्रियम्बल का या संविधान का स्रोत क्या है। दूसरा बताया है कि प्रियम्बल में हमारा शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शासन का स्वरूप के बारे में चर्चा किया गया है। और तीसरी बात बताया गया है कि शासन का जो शासन बनेगा उसका उद्देश्य क्या होगा। तो शासन का उद्देश्य के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं कि स्रोत के बारे में। प्रियम्बल या उद्देश्य का या प्रस्तावना कह ले, उसका स्रोत क्या है। तो स्रोत के रूप में आप लोग जानते ही होंगे कि हम भारत के लोग, तो यहाँ भारत के लोग क्या है, स्रोत है। क्या है, स्रोत है। अब बात यहां पे आता है कि शासन का स्वरूप कैसा हो। तो भारत ने निर्णय लिया या संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राज्य होगा, देश होगा। ये पहला शासन का स्वरूप के रूप में जाना जाता है। दूसरा कैसा होगा, समाजवादी होगा। तीसरा कैसा, पंथ निरपेक्ष होगा। चौथा कैसा स्वरूप होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। और पांचवा कैसा होगा, गणराज्य होगा। तो ये पांच हमारे क्या हैं, शासन के स्वरूप हैं। और इसी को राजनीतिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना के राजनीतिक दर्शन के बारे में अगर मेंस में पूछा जाएगा तो इन्हीं पांचों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, यहीं पे मेंस में तो इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इंपॉर्टेंट है कि दर्शन जो फिलॉसफी है प्रस्तावना के, वो दर्शन के दो पार्ट हैं। एक तो राजनीतिक दर्शन का पार्ट है, एक सामाजिक दर्शन का पार्ट है। तो राजनीतिक दर्शन आ जाता है शासन के स्वरूप में, जिसके बारे में 5 बोलेंगे। अगर दर्शन के बारे में पूछा जाए तो आपको राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक दर्शन का भी चर्चा करना पड़ेगा। और सामाजिक दर्शन में जो बताने जा रहे हैं वही शासन का उद्देश्य बन जाता है। वही सामाजिक जो दर्शन है वही क्या बन जाता है, सामाजिक दर्शन बन जाता है प्रस्तावना का। तो सामाजिक दर्शन या शासन के उद्देश्य में पहला है सामाजिक न्याय या न्याय। तो न्याय में तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है। एक तो राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया है, दूसरा आर्थिक न्याय के बारे में बात किया गया है, तीसरा किसके बारे में बात किया गया है, सामाजिक न्याय के बारे में। वैसे ही स्वतंत्रता हमारा क्या है, ये शासन का उद्देश्य है, स्वतंत्रता। और यही हमारा सामाजिक दर्शन भी है। तो स्वतंत्रता कितने टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 तरह की। एक तो विचार की स्वतंत्रता, पहली बात। दूसरी की अभिव्यक्ति की। तीसरी किसकी बात कही गई है, स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। और चौथी बात की गई धर्म की गई है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। और पांचवा स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अगर सामाजिक दर्शन के बारे में प्रस्तावना के पूछे तो इन्हीं के बारे में लिखना है। और लास्ट वन, समता। समता भी क्या है, हमारा शासन का उद्देश्य या सामाजिक दर्शन है। समता में 2 प्रकार की समता की बात की गई है कि हमें ध्यान रखना है। एक तो रखना है हमें रखना है किसके बारे में, प्रतिष्ठा के समता के बारे में। दूसरा अवसर। तो समता की बात कितने प्रकार की गई है, 2 प्रकार की। अब देखें तो सामाजिक दर्शन में आता है क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भी ये शासन का क्या है, उद्देश्य है। और ये भी सामाजिक दर्शन है। तो ये हमने देख लिया क्या, दर्शन के पार्ट देख लिए। अब लास्ट में चलते हैं। लास्ट में हम देखें तो कब संविधान को अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया या आत्म अर्पित किया गया, उसके बारे में पूछ लेता है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्म अर्पित किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है कब संविधान सभा के सामने रखा गया और कौन रखा। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसको स्वीकृत संविधान सभा ने कब किया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उद्देश्य का संविधान का अंग है कि नहीं है। तो इसमें देखते हैं, बेरुवारी केस जो आया था, वो बेरुवारी केस में बोला था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ 1967 में आया था, जिसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे। उन्होंने संविधान उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा बोला। तो किसने बोला था, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज था जिसने बोला था संविधान का मूल आत्मा उद्देशिका है या प्रस्तावना है। तो वो बोला था
न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने। और वहीं भी भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद या आर्टिकल 32 को संविधान का क्या मानते हैं, मूल आत्मा मानते हैं। तो बी आर अम्बेडकर संविधान की मूल आत्मा किस आर्टिकल को मानते हैं, आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को मानते हैं। ठीक, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। इसमें सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा जजों की संवैधानिक पीठ का बेंच बनाया गया। कितने, 13 जजों का। जो पढ़े पिछला गोलकनाथ में 11 जजों का संवैधानिक पीठ है। तो ये एक नंबर में अगर पूछा जाए तो 13 जजों की संवैधानिक पीठ बनी थी, गोलकनाथ में 11 जजों की संवैधानिक पीठ बनी थी। ठीक, तो केशवानंद भारती केस में जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया कि प्रस्तावना संविधान, भारतीय संविधान का अंग है। पहला तो बोला गया कि ये अंग है। ठीक है, दूसरी बात बोला गया कि जो प्रस्तावना में मौलिक ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है संशोधन के द्वारा। तो कहा कि संशोधन तो हो सकता है, संविधान संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो मौलिक ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर शब्द हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर कौन होगा, तो दर्शन में जितने भी शब्द शामिल हैं वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दर्शन में चाहे हम राजनीतिक दर्शन देख लें और चाहे सामाजिक दर्शन, उसमें हम चेंज या परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या, अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्या देश का में संशोधन हो सकता है। तो जी हाँ, केशवानंद भारती केस में 1973 में बोला गया कि संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा कैसे याद रख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। एक तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और तीसरा अखंडता जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो जब संविधान संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में, तभी तो जोड़े गए होंगे। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें में। और प्रस्तावना भारत का उद्देश्य का ही एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है, और कहीं सेक्युलर के बारे में बात नहीं किया गया है। वो आपको भले धार्मिक स्वतंत्रता के 25 से 28 आर्टिकल के बीच में बात किया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष की बात सिर्फ प्रस्तावना में किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है। तो प्रस्तावना में भी हमने न्याय पढ़ा था, न्याय 3 प्रकार के, उसमें भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। और नीति निर्देशक तत्व जो राज्य अपनी तरफ से सुनिश्चित करेगा, सामाजिक न्याय, उसमें भी वो आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, किसने प्रस्तावना को भारतीय गणतंत्र की जन कुंडली बोला था। तो भारतीय गणतंत्र की जन कुंडली बोला था प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने। ठीक है, या भारतीय संविधान की जन्म पत्री भी कहते हैं, ये किसने बोला था, के.एम. मुंशी ने बोला था। ठीक है, एक बात यहाँ पे भी समझ लो कि जब मूल संविधान बना था, उस मूल संविधान में टोटल आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल थे। और अनुसूचियां या शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे। पार्ट कितने या भाग कितने थे संविधान में, 22 थे। लेकिन अभी आर्टिकल कितना बढ़ के हो गया, 450। लेकिन यहाँ पे जैसे 39 पढ़ेंगे तो ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, ऐसे 39 के पार्ट कर दिए गए, ए बी सी, लेकिन मूल रूप से एक ही गिना जाएगा 39। तो अगर वैसे देखें तो अभी भी 395 अनुच्छेद है आर्टिकल। ठीक है, दूसरी बात है शेड्यूल कितने हो गए, अब 12 शेड्यूल हो गए। भाग में भी देखो, याद आ रहा है 9 को 9A और 9B में बांटा गया। तो देखें तो ये पार्ट अलग हो गए, लेकिन ये 9 के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस सापेक्ष में देखें तो अभी भी 22 ही भाग हैं, लेकिन अगर इनको काउंट अलग किया जाए तो अभी कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के नेचर पे देखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से पढ़ के तब देना आंसर। सर आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान भारत के संविधान को बताया था। और यही नहीं, ये भारत का संविधान लिखित है, लेकिन इसमें बोला जाता है क्या परंपराओं और प्रथाओं का भी स्थान है कि नहीं है। तो हाँ, भारत के संविधान में लिखित होने के बाद भी इसमें परंपराओं और प्रथाओं का भी स्थान दिया गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग फजल अली आयोग के बारे में पढ़ते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है, जिसके और सदस्य कौन होते हैं, पनिकर होते हैं और हृदयनाथ होते हैं। कब बनता है फजल अली आयोग, ये 1953 में होता है। और ये फजल अली आयोग कब अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, तब 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। और इसी के आधार पे, फजल अली आयोग के आधार पे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनता है। ठीक है, तो फजल अली आयोग कब बनता है, 1953 में। रिपोर्ट कब सौंपते हैं, तो 1955 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग किसके आधार पे बनता है, तो फजल अली के आयोग के अध्यक्षता के आधार, फजल अली के आयोग के सिफारिश के आधार पे राज्य पुनर्गठन आयोग का संगठन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1956 में। इसी रिपोर्ट के आधार में जो फजल अली है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर संविधान में 7वां संशोधन किया गया। कौन सा 7वां संशोधन किस आयोग के सिफारिश के आधार पे हुआ, फजल अली आयोग के।
और मूल संविधान में जो 4 श्रेणी, जैसे क, ख, ग, घ राज्य थे ना, 4 श्रेणी में राज्य डिवाइड थे, अब उनको समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर करके 7वें संविधान संशोधन में 14 राज्य और 6 यूटी का या केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, तो ये फजल आयोग में की सिफारिश पे हुआ। कितने राज्य बने? 14 राज्य बने और 6 यूटी बने, और जो 4 श्रेणी थे ए बी सी डी, वो चारों श्रेणी वाले राज्य का डिवीजन वाला था, वो परंपरा खत्म कर दिया गया। फिर 14वां संशोधन होता है 1962 में, और पांडिचेरी क्या बनता है? 6वां यूटी बनता है। 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश माहेयनम पांडिचेरी को समझौते के तहत मिलाकर पांडिचेरी का गठन किया जाता है। 1961 में सैनिक कार्रवाई था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन, दीप को पुर्तगालियों से मुक्त करा के 7वां यूटी बनाया गया। तो उसमें गोवा, दमन, दीप, ये तीनों को मिला के एक साथ 7वां यूटी बनाया गया। ठीक है, कब? 1961 में। कौन से अभियान? ये ऑपरेशन से, ऑपरेशन विजय से। फिर 56वें संविधान संशोधन से 1987 में जो हुआ था, गोवा क्या बना? 25वां राज्य बना। तो ये ध्यान रखना। फिर दमन दीव रह गया यूटी, यहां से गोवा राज्य के रूप में अलग हो गया। कौन से? 56 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक, अब 14 जब बन गए फजल आयोग के सिफारिश पे 14 राज्य और कितने? 6 यूटी बन गए। तो 6 यूटी के बाद और 14 राज्य के बाद फिर से कैसे प्रोग्रेस हुआ, ये अक्सर मिलान करने के लिए आ जाता है, क्रम लगाने के लिए कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ, ये क्रम लगाइए। जैसे दे देगा नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर में ये राज्य गठित होने का क्रम लगाइए। तो क्रम लगाना, ये डेट याद रखना बड़ा टफ है। तो कैसे याद रखेंगे? अगर ये क्रम में हमें याद रहेगा तो डेट बखूबी अपने आप क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसके लिए हमने एक बताया था क्या? गुना हरि हिमाद्री में सिमी अरुण, दो, एक सिमी थी और एक अरुण था। गो, ठीक है ना, सिमी अरुण गो छौजा। कहाँ जाओ? छौजा पे जाओ या छाजा पे जाओ। ठीक है, तो गुना हरि हिमत्री में सिमी अरुण गो छौजा, ये पूरा सीक्वेंस है 28 राज्यों का जो गठित हुए। तो कैसे? गुना में तो गु किससे? गुजरात। ठीक है, तो गु पहले गुजरात बना, ना नागालैंड बना, उसके बाद हरि में हरियाणा, हिमत्री में देखो हिमाचल, ही मा अत्रि, तो हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा बना उसके बाद। ठीक है, तो गुना हरि हो गया, गुना हो गया, ये हरि हो गया, ये हिमत्री हो गया। अब आते हैं में क्या है? मेघालय। और सिमी में क्या आ जाता है? सिक्किम। और मी में मिजोरम। तो ये हो गया क्या? सिमी। अरुण में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। गो में गोवा। और छौजा में क्या है? छौजा में छत्तीसगढ़। और उ का मतलब उत्तराखंड, जहां का मतलब झारखंड, और उसके बाद लास्ट में तेलंगाना बना 2 जून को। तो ये तो मालूम है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को विघटित करके 2 केंद्र शासित बना दिया गया। एक लद्दाख बना दिया गया और एक क्या बना दिया गया? आपका जम्मू एंड कश्मीर बना दिया। तो 29 राज्य थे उसमें, तो एक विघटित हो गया, तो अब कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। और 7 पहले यूटी थे, तो अब एक राज्य से 2 यूटी बन गए, तो कितने हो गए? 9 क्या हो गए? यूटी बन गए। लेकिन तत्कालीन दादर नगर हवेली को ये अब कितना हो गया है? 28 राज्य हो गए हैं और 8 यूटी हो गए हैं। यूटी कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। तो ये अभी रिसेंट का है दादर नगर हवेली को लेके। ठीक है ना, तो ये हम लोग देख लिए कि कैसे राज्यों का गठन हुआ, स्थापना हुआ, उसका सीक्वेंस देख लिए। और हमने बताया कि उसका है क्या? हरि, गुना, हिमत्री में सिमी, अरुण, गो, छौजा। तो इससे हम याद रखेंगे सीक्वेंस पूरा। ठीक है, आर्टिकल हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे देखते जा रहे हैं। आर्टिकल 11 में संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति संबंधित अन्य सभी विषयों पे विधि बना सकता है। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 11 में है। तो ये ध्यान रखना कि संविधान कि संसद को ये अधिकार है। तो कौन नागरिकता में संशोधन कर सकता है या समाप्ति कर सकता है या कोई विषय बना सकता है? तो वो कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। अब नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया था। इसके अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? तो 5 आधार हैं। सीधे सीधे आधार पूछ लेता है कि कितने आधार हैं? तो 5 आधार हैं। तो कौन कौन है? जन्म से नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिले या देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिले और क्षेत्र सम्मेलन द्वारा नागरिकता मिले। ये 5 तरह की नागरिकता 5 तरह से नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, कौन से अधिनियम में बताया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया। वही अगर नागरिकता समाप्ति के आधार देखें तो 3 है और प्राप्ति के कितने बताया? 5 है। तो स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है या बर्खास्तगी द्वारा हो सकता है। नागरिकता से वंचित किए जाने पर भी ये नागरिकता समाप्त हो सकता है। ठीक,
अब हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में। तो ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक, मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा के आर्टिकल कितने 300 ए में कर दिया गया। आर्टिकल 300 ए में संपत्ति के अधिकार को रख दिया। अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट ना होकर एक विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, यहीं पे बोला गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, कौन से आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर कोई भी फंडामेंटल राइट हो या मूल अधिकार हो उसको निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये डिटेल में देखेंगे जब आपातकाल पढ़ेंगे तब। तो इतना ध्यान रखना कि 20 और 21 फंडामेंटल ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि फंडामेंटल राइट के जितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो तो हमें जबानी याद होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल में क्या बोला गया उसको हम लोग देख रहे हैं। देखो, आर्टिकल 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया। राज्य का परिभाषा अक्सर ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ये राज्य के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। तो देखो, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। भारतीय अगर संसद हो वो शामिल होगा, राज्य के विधानमंडल होंगे वो शामिल होगा, केंद्र और राज्य की सरकारें भी शामिल होंगी। तो जो केंद्र की और राज्य की सरकारें होंगी वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। जितनी सभी स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडी हैं, वो भी, जैसे पंचायत की बात करेंगे तो वो भी राज्य के परिभाषा के तहत आएगा। और ऐसे निकाय को भी शामिल किया जाता है जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम करती है। तो बतौर राज्य की संस्था के रूप में जो भी कार्य करता है वो राज्य की परिभाषा में आएगा। ठीक, अब अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि कोई भी संविधान, भारतीय संविधान में लागू होने वाला कोई भी विधि बनाया जाता है वो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी विधि बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, अगर वो विधि में किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है उस विधि के द्वारा, तो फिर वो विधि जो बनाया गया है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और वो पावर कौन देता है? अनुच्छेद 13 देता है। और यही आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है समीक्षा करने का, न्यायिक समीक्षा करने का पावर ये देता है। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया लेकिन ये अनुच्छेद देता है। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल पे। फंडामेंटल राइट के एक नजर देखें तो राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14 में क्या बोला गया है? इसमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि का समान संरक्षण और विधि के समता की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 14 में की गई है। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? किसी प्रकार से भेदभाव ना हो उसकी बात की गई है कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं करेगा कोई। ठीक है, इस विभेद को प्रतिषेध दिया गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियों में सबको अवसर समान मिले उसकी बात करता है। कौन? आर्टिकल 16 बात करता है। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात करता है। यही एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 17, जिसका कोई अपवाद नहीं है। इसका कोई अपवाद नहीं है, बाकी सब में अपवाद है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात कहा गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अब स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक का अधिकार को क्या बोला गया है? राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में विचार की अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं आते हैं। तो विचार की अभिव्यक्ति किसमें आता है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के 6 उपखंड है और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल 19 एक के तहत आता है। तो उसके लिए हमने एक कोड बनाया है। यह कोड प्रचलित है, तमाम जगह दिख जाता है। साम रिसाइड इन पोलैंड। ठीक है, ये कोड है। ये 6 को याद करने का सीक्वेंस में। एस फॉर क्या है? देखो, एस फॉर स्पीच, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? ए में है। बी में देखें 19(1)(b) में तो ए आ जाता है असेंबली करना, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं। तो सम्मेलन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या असेंबली कर सकते हैं। और एक ए का मतलब है एसोसिएशन, एसोसिएशन बोले या कमिटी बोले। ठीक है, एसोसिएशन या कमिटी। तो संघ बनाने का, जिसे एसोसिएशन बोलते हैं, या समिति बनाने का अधिकार 19(1)(c) में है। 19(1)(c) में क्या है? ये संघ या समिति बनाने का। ठीक है, वहीं आर्टिकल 19(1)(d) में क्या है? आगे आ जाएगा यम। यम का मतलब होता है मूवमेंट।
मूवमेंट का मतलब है कि कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की अधिकार कौन देता है? 19(1)(d) देता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट से एम से बन गया। अब रिसाइड से रेजिडेंट आ जाएगा। रेजिडेंस का मतलब घर बनाने का। तो ई क्या बोलता है? 19(1)(e) ये बोलता है कि भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, मतलब रेजिडेंस का अधिकार, कहीं भी बस सकता है। ठीक है ना? तो ये अधिकार ई में दिया गया 19(a)(1)(e) में। ठीक है, या इसको अंगा बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे 19(1)(f) था, इसको वो हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया जब संपत्ति का से रिलेटेड था, तो उसे हटा दिया गया। तो उसके बाद हमारा इसी के बाद आता है एफ। एफ को हटा के आ गया क्या? जी। तो 19(1)(g) में क्या बोला गया है? रिसाइड इन पोलैंड। पोलैंड में जो पो है ना, तो वो प्रोफेशन को बताता है। प्रोफेशन मतलब कोई भी व्यक्ति हो, व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी उपजीविका का अधिकार इसमें दिया जाता है। कोई भी व्यवसाय के से आप अपना जीविका चला सकते हो, तो इसमें प्रोफेशन की बात कहा गया है। तो सैम रिसाइड इन पोलैंड से ये छयों के छयों याद हो जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषी के संबंध में अधिकार। तो अपराध के लिए जो दोषी होते हैं उनके संबंध में अधिकार कुछ दिए गए हैं। उस अधिकार का विवरण कौन देता है? 20 अनुच्छेद 20(1) में क्या बोला गया है? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 20(1) में क्या बोला गया है? किसी भी दंडिक विधि का भूतलक्षित प्रभाव नहीं होगा। मान लो कि आज कोई कानून बन रहा है और उस कानून के तहत कुछ कोई भी अपराध करने का 5 साल सजा है और इससे पहले 3 साल सजा था, तो अब ऐसा नहीं कर सकता जो सजा 3 साल का भोगता हुआ आ रहा है उसका सजा बढ़ा के 5 साल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत लक्षित प्रभाव नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि 22 में कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि होता है ना कि अगर कहीं कभी सुना होगा कि एक न्यायाधीश के उल्टा सीधा बोलते हैं तो न्यायाधीश क्या कर देता है? उसको थप्पड़ मार देता है। अगर थप्पड़ मार देता है तो उसको अगर सजा दूसरा कोई देना चाह रहे हैं, बस ये कहावत है, इसलिए थप्पड़ मार देते तो दूसरा कोई सजा, उसको फांसी की सजा देना है तो वो नहीं दे सकता है। मतलब एक बार से अधिक उसको अभियोजित नहीं किया जा सकता, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। वहीं आर्टिकल 20 के तीसरे बंद में बोला गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किसमें बोला गया है? 20 के थर्ड बंद में। अब अनुच्छेद 21 के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है? आर्टिकल ऑफ, ये राइट ऑफ लाइफ है। इसके में बोला गया क्या? राइट ऑफ लाइफ या जीवन का अधिकार, कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, कौन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, ये ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। इसमें तो सीधे सीधे इस आर्टिकल पे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको और डिटेल में मेंस में देखेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखो। और आर्टिकल आर्टिकल अब देखते हैं आर्टिकल 21(a) में। इसमें बोला गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? तो 21(a) में पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन क्या मौलिक अधिकार है कि नहीं है? हाँ है। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। उसके ऊपर अगर देखें, क्वेश्चन के नेचर देखना है, आंसर कैसा पूछना चाह रहा है। 14 वर्ष के बाद राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार नहीं रहता है, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक का है। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन लाया गया था। ठीक। अब हमारा आता है आर्टिकल 22। इसमें बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जाएगा। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त होता है। कौन से आर्टिकल से? जैसे डिटेंशन करते हैं किसी को, तो आर्टिकल 22 के थ्रू ही डिटेंशन किया जाता है। मतलब अगर डिटेंशन से संरक्षण उसको मिलना है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डिटेंशन में, वो आर्टिकल 22 के तहत जा सकता है। समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है? कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। आर्टिकल 22 के तहत अपनी पसंद की वकील द्वारा मामला न्यायालय में प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। और आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। लेकिन इस जो 24 घंटा बोला गया है उसमें अवकाश, यात्रा और यात्रा का समय निकाल दिया गया है। तो मान लो कि सैटरडे को कोई होता है, गिरफ्तार होता है, अब संडे पड़ जाता है, होना चाहिए था सैटरडे को सुबह 8 बजे हुआ, तो इसको संडे को सुबह 8 बजे गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना चाहिए था, लेकिन संडे छुट्टी होने के कारण मंडे के 8 बजे वो प्रस्तुत होगा। ये नहीं माना जाएगा संडे। ठीक है, कहने का मतलब इसमें अवकाश, यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। ठीक। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दो आर्टिकल हैं, 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या बोल सकता है? कि कोई भी बलात् श्रम हो, बाल श्रम नहीं, बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है।
ठीक है। तो ये बाल श्रम हो, बलात् श्रम हो, वो मानव के दुर्व्यवहार का निषेध कौन लगाता है? आर्टिकल, जैसे कोई भी मानव की तस्करी हो, व्यापार हो, तो ये आर्टिकल 23 के तहत कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों को नियोजन पे प्रतिबंध लगाना, बाल श्रम कारखाने में प्रतिबंध होना आर्टिकल 24 के अंतर्गत दिया गया है। अब आ जाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच दिया गया है, ठीक है। 25 में क्या आता है? आर्टिकल 25 बोलता है कि किसी भी धर्म को अंतःकरण से स्वीकार करना या धर्म को मानना, ठीक है, ये आर्टिकल 25 में आता है। अंतःकरण से स्वीकार करना या धर्म को मानना, वो आर्टिकल 25 में आता है। उसके धर्म के अनुसार आचरण करना और धर्म का प्रचार करना, ये सब की स्वतंत्रता किसमें आता है? आर्टिकल 25 में आता है। आर्टिकल 26 में क्या आता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट, जो भी धार्मिक कार्य की मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है, वो आता है आर्टिकल 26 में। जो सबरीमाला केस था, उसमें ये यही दोनों आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ था। 25 में क्या कि कोई भी फीमेल को सबरी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, तो उसका भी अंतःकरण से स्वीकार करती है और उसको मानना और आचरण करने का अधिकार है, वो जा सकती है। और 26 में क्या है कि वहां पे सबरीमाला के जो प्रबंधन थे, वो बोले थे कि कोई राजस्व महिला नहीं जा सकती है, उस मंदिर में प्रवेश नहीं करती, तो वो प्रबंधन करते थे, वो नियम बनाए थे। तो उनका स्वतंत्रता, ये बोल रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि भाई, ये स्वतंत्रता, पहली बात तो आप आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन ऐसा नहीं है कि आप जो बना दो नियम वही होगा, वो भी संगत होना चाहिए, संविधान संबद्ध होना चाहिए, सम्मत होना चाहिए, ठीक है। वो मेंस में देखेंगे। यहाँ भी देखिए आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी धर्म विशेष के उन्नति के लिए खर्च किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब आर्टिकल 7 ये बोलता है कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए जो आय अपना लगाता है धार्मिक कार्य में, तो उस आय पे कोई उसको कर नहीं देना पड़ेगा, ये बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, कर देने के लिए। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षण संस्थान है और शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है या उपासना किया जा रहा है, जैसे प्रेयर किया जा रहा है, तो उसमें सभी लोग आए, उससे स्वतंत्र हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता मिली हुई है कि धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, किसमें? शिक्षण संस्थान में। अब 28(1) में देखें क्या बात कहा गया है। जो पूर्णतः राजनीति से पोषित है, जो पूर्णतः राज द्वारा पैसा दिया जाता है, आर्थिक सुविधाएं दिया जाती है, वैसे शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। साफ बात है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसमें बोलता है? 28(1) में बोला जाता है। वहीं हमारे 28(3) में क्या बोला गया कि राजनीति से सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्था है में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य जिसको निधि सहायता या आर्थिक सहायता देता है, वैसे संस्था में कोई व्यक्ति ऐसा है जो डिफरेंट धार्मिक पद्धति से बिलोंग करता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो क्रिश्चियन स्कूल है और वो प्राइवेट में है और धार्मिक सहायता एड प्राप्त करता है, अब उसमें कोई मुसलमान चला गया, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे फॉलो कराएं क्या कैथेड्रल, या आप कहें कि ईसाई धर्म को पालन कराएं, तो बाध्य ही नहीं किया जा सकता ऐसा, ठीक है। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 28(3) में। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल 29 से लेकर 30 में दिया गया है। 29 में क्या बोला गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात कहा गया है आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो शिक्षा संस्था बना सकते हैं और उस शिक्षण संस्था के प्रशासन करने का भी अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल 30 में दिया गया। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक। अच्छा, यहीं पे देख लो कि इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि इसी के द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तन या व्यावहारिक प्रयोग में लाया जाता है। इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया जाता है आर्टिकल 32 में, अगर कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। किसके? अनुच्छेद 32 के तहत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको माना गया है? आर्टिकल 32 को माना गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 33 को देखो, तो आर्टिकल 33 में क्या आता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों पे युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो संसद को अधिकार है इसके ऊपर जो सशस्त्र बल है, खुफिया एजेंसी है, या कोई और है इसी तरह का संस्था, उस पे मूल अधिकार, फंडामेंटल अधिकार पे युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और वहीं आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद वहां मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता। जैसे अप्सा है, अप्सा में मूल अधिकारों का
प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 34 के तहत दिया गया है। ठीक है, और मार्शल लॉ किसके तहत आया है? 33 के तहत। ठीक, सॉरी, मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के तहत आया, 33 के तहत नहीं। लास्ट फंडामेंटल राइट क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 35, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडलों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो शक्ति का पृथक्करण बताया गया किसमें? आर्टिकल 35 में। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल। थैंक यू सो मच।